हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्तोत्तर कालीन बिहार। ठीक है, मतलब बिहार में गुप्त साम्राज्य के बाद किस प्रकार के, ठीक है, आपको युग देखने को मिला, उस संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे गया और भोजपुर जिलों के क्षेत्र से प्राप्त कुछ अभिलेखों द्वारा छठी शताब्दी में बिहार के कुछ भागों में परवर्ती गुप्त शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और कुछ इतिहासकार इसे उत्तर गुप्त या फिर इसको मगध गुप्त का नाम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं इसको? उत्तर गुप्त मगध। एवं मगध गुप्त, मतलब डेट मीन्स क्या, गुप्ता के बाद। ठीक है, ध्यान में रखना है, गुप्ता के बाद। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जो चीजें जो थी ध्यान में रखना है, गुप्ता के बाद थी। इसको मगध गुप्त भी कहते हैं या फिर इसको उत्तर गुप्त भी कहते हैं। ठीक है, एक अभिलेख जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है अपशद अभिलेख। क्या नाम है? इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अपशद अभिलेख जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये अपशद अभिलेख जो है, इसके अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे मानते हैं? कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त। बिल्कुल ठीक है, तो कृष्ण गुप्त को माना जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अपशद अभिलेख ध्यान में रखना है किससे संबंधित है, तो अपशद अभिलेख जो है सो ध्यान में रखना है। मगध गुप्त में से। तो ये, हाँ ठीक है, तो उत्तर गुप्तकालीन शासक से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अफसर जो है जो कहाँ पे है, ये बिहार में पड़ता है। अगर अगर आपको जगह अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, किस जिला में गौर बिहार में है राज्य। अफसर? कहाँ पे होगा बताइए? गौर राज्य में। अब सर तो गौर राज्य का नाम है, गौर वंश का नाम था। ठीक है, ये नालंदा में आई थिंक पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? नालंदा में पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, गया भी रहता है, एक सर बार चेक कर मध्य लेना, या तो गया होगा या फिर नालंदा होगा। गया होगा सर। ठीक है, या तो गया होगा या फिर नालंदा होगा। मैंने नालंदा भी कहीं पे पढ़ा है, एक बार देख लेना, आप लोग खुद चेक कर लेना। ठीक है, ये मत इससे ये आपको ध्यान में रखना है, गुप्तोत्तर कालीन, ठीक है, जानकारी हमको देता है, सर अपशद अभिलेख देता है। ठीक है, मदसौर लेख में मुख्य बात क्या है सर, थोड़ा सा एक बार। बुनकरों के बारे में स्टोरी दिया हुआ मंदसौर अभिलेख में। ठीक है, बुनकरों की कहानी जो है, मंदसौर अभिलेख से आपको बुनकरों के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे अपशद अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त या मगध गुप्त, ठीक है, का वंश का संस्थापक कौन था, तो कृष्ण गुप्त को माना जाता है। ठीक है, इस काल में गौड़ राज्य की स्थापना बंगाल के शासक किसने किया? शशांक ने किया। इस शशांक जो था ना, धर्माध शासक था। ठीक है, ध्यान में रखना है, कौन सा? धर्माध शासक था, मतलब ये बौद्धों से बहुत अधिक नफरत करता था। ठीक है, इसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ठीक है, वही शशांक है। ठीक है, और ये शशांक जो किस वंश का है, तो गौड़ राज्य का है। ठीक है, ध्यान में रखना है, किसका है? गौड़ राज्य गौर का है। राज्य। ठीक है, ठीक है, गौड़ राज्य का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये कहाँ का शासक था? तो बंगाल का शासक था। इसको आपको ध्यान में रखना है, एक धर्माध शासक था। इसने क्या किया था? बौद्धों को बहुत अधिक परेशान किए थे। क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक भी कह सकते हो। इसने बौद्धों को बहुत अधिक परेशान किया, बोधि वृक्ष को कटवा दिया, बौद्ध के जो धार्मिक स्थल जो था उसको बुरी तरीके से इसने क्या किया? नष्ट किया। मतलब बौद्ध को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब बेचारे बौद्ध लोग तो पहले से भी कुपित थे, क्योंकि इनसे पहले जो भी वंश था वो क्या था, क्या नाम है उसका यार, शुंग था। वो लोग भी बौद्ध को परेशान करते थे, लेकिन इसने एक अलग लेवल पे जाके मतलब परेशान किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये शशांक जो था किस वंश का था, तो क्या बताओगे? इसको ध्यान में रखना है, मार्क करना है इस वर्ड को। किस वंश का था? गौर वंश का गौर। था। कहाँ का था? गौर वंश का था। ठीक है, हाँ, शशांक जो था ध्यान में रखना, क्रूर और धर्मांध शासक था। उसने बौद्धों के धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट किया। अब बोध गया में स्थित जो महाबोधि वृक्ष जो था, उसको क्या किया इसने? क्षतिपूर्ति कटवा दी। तक दिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, शशांक के नाम के सिक्के और मुहरे आपको गया, नालंदा, रोहतास से आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, एक आपको यहाँ पे ट्रेंगुलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देवगुप्त ने शशांक से मित्रता करी। देवगुप्त जो था ना, ध्यान में रखना है, शशांक का दोस्त था। ठीक है, ये जो था गुप्त वंश के शासक था। गुप्त में कौन सा? बाद वाला गुप्त था, जिसको गुप्तोत्तर कहते हैं ना, वो था। ठीक है, तो उसका एक शासक जो था देवगुप्त जो था, वो शशांक का दोस्त था। और उसकी दुश्मनी जो थी कन्नौज के शासक ग्रह ब्रह्मन के साथ थी। ठीक है, इनकी दुश्मनी किसके साथ थी? ग्रह ब्रह्मन कन्नौज के के साथ थी। शासक तो ग्रह देवगुप्त। ब्रह्मन के साथ दुश्मनी किसकी थी? देवगुप्त की थी। ठीक है, किसकी दुश्मनी थी? देवगुप्त। देवगुप्त की थी। ठीक है, अब क्या होता है, तो यहाँ पे लड़ाई होता है, जिसमें मतलब क्या होता है, ये
ये ग्रह ब्रह्मन जो था ना, ध्यान में रखना है, देव आवाज नहीं आ रहा सर। वॉइस नहीं आ रही है सर। अभी अभी जा रही क्या आवाज? हाँ सर। यस मैंने क्या बताया, मैंने जो बताया से ध्यान में रखना है। यहाँ पे देवगुप्त और शशांक क्या था, दोनों आपस में मित्र हुआ करता था। और यहाँ पे जो था ग्रह बर्मन, ग्रह बर्मन की दुश्मनी किनके साथ थी? देवगुप्त के साथ थी, ठीक है। तो यस दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ पे शशांक ने क्या किया, देवगुप्त का सहायता करते हुए ग्रह बर्मन की हत्या कर दी, ठीक है। हम्म। और इस बात से, ठीक है, इसके प्रतिशोध में राजवर्धन ने मतलब क्या किया, देवगुप्त को पराजित करके उसका मतलब बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे राजवर्धन ने क्या किया, देवगुप्त को पराजित कर दिया, उसका वध कर दिया। तो ये लड़ाई मतलब चल रही थी। अब यहाँ पे देखेंगे, इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, राजवर्धन, ग्रह बर्मन, ठीक है, देवगुप्त और शशांक, ठीक है। देवगुप्त और शशांक ने मिलकर किसकी हत्या किया, ग्रह बर्मन की हत्या किया, ठीक है। और ग्रह बर्मन का जो प्रतिशोध में देवगुप्त की हत्या कर दी, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो कहानी जो चल रहा है कभी कभी पूछ देता है आपसे। अब यहाँ पे देखोगे परवर्ती गुप्त, परवर्ती गुप्त अगर बात करेंगे तो आफ्टर द गुप्ता, ठीक है। तो आदित्य सेन जो था ना, ये परवर्ती गुप्त जो है, मतलब आफ्टर द गुप्ता, जो एक गुप्त वंश जो आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है, गुप्ता डायनेस्टी जो देखने को मिलता है, जो, ठीक है, उसमें जो सबसे शक्तिशाली जो पावरफुल जो था, ध्यान में रखना है, वो कौन था, आदित्य सेन था। और गुप्ता लोग, पहले वाले गुप्ता लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, किसके फ्लोर से, तो वो वैष्णव के फ्लोर थे, पहले वाले भी थे ना, ठीक है। ये भी जो थे, ये भी आपके वैष्णव के फॉलोअर ही थे, ये भी वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे। और इनका राज्य कहाँ पे था, मगध ले लोगे आप, मगध एम्पायर था ना, मगध, पटना वाला जो इलाका हो गया, जहानाबाद, गया हो गया, सब मगध में ही आता था, सो हो गया। उत्तर पूर्वी बिहार में कौन कौन आ जाएगा, मुंगेर एवं भागलपुर तक, यहाँ तक इनका राज्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे परवर्ती सर गुप्त वंश का, हाँ, राजवर्धन कौन था सर? राजवर्धन जो था ना, ध्यान में रखना, वो राजवर्धन जो था हर्षवर्धन का बड़ा भाई था, ठीक है। इसमें एक कहानी और सुना देता हूँ, सुनो। चलो, जब टोक दिया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सुनो, अब कहानी सुनो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, चलो, जब कहानी जब छेड़ा तो अच्छे से सुनो। देवगुप्त और शशांक दोनों दोस्त था, ठीक है, था दोस्त। अब देवगुप्त की लड़ाई किसके से थी, मौखरी शासक ग्रह बर्मन के साथ है, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे क्या हुआ, देवगुप्त ने शशांक के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दी, ठीक है। ये राजवर्धन का जो बहन का शादी जो था ना, ग्रह बर्मन के साथ हुआ था। तो ग्रह बर्मन जो था राजवर्धन के क्या हो गए, जीजाजी हो गए। ये यस बात पता चला, राजवर्धन को पता चला, क्योंकि भाई साहब उनकी बहन के पति की हत्या कर दिया गया था। राजवर्धन गुस्सा में जाके क्या किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, देवगुप्त का हत्या कर दिया। अब देवगुप्त का हत्या कर दिया था, शशांक गुस्सा हो गया, ठीक है। जी शशांक ने क्या किया, राजवर्धन का हत्या कर दिया। और राजवर्धन का हत्या कर दिया था। राजवर्धन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन द ग्रेट किंग, ठीक है। हर्ष को पता चला, हर्ष 16 वर्ष का ही था उस समय, हर्ष को शासक बनाया गया, और हर्षवर्धन ने शशांक की हत्या कर दी, ठीक है। समझ में आया, इस पे जी पूरा फिल्म बन सकता है, यस सर समझ में आया बात, यस जी सर। ठीक है। तो ये पूरा ट्रायंगुलर स्टोरी जो थी दैट टाइम बिहार में चल रहा था। फिर से बता देता हूँ, ठीक है। ग्रह बर्मन राजवर्धन हर्षवर्धन के जीजाजी हुए, ठीक है, क्योंकि इनकी बहन का शादी जो था ग्रह बर्मन से हुआ था, जो कि मौखरी किंग था। और ये जो थे राज्यवर्धन, जो हर्षवर्धन जो थे, ये भी बिहार के शासक थे। इनका वंश का नाम क्या था, भूल ना हो, वही हर्षवर्धन जिसको पुष्य क्या नाम था, पुलकेशिन सेकेंड ने पराजित किया था। पुलकेशिन इन्हीं के द्वितीय शासनकाल यस में, इन्हीं के शासनकाल में कौन आया था, वेनसोंग आया था, ठीक है। और इनका वंश का नाम है भूख, वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, जनरली वर्धन भी बोलते हैं, एक और भी कुछ वंश का नाम है, मैं भूल ना हूं, लेकिन इनको वर्धन डायनेस्टी भी बोला जाता है, ठीक है, जिसका जो ग्रेट किंग जो पुष्यभूति थे, इन्हीं को बोला जाता है क्या? हाँ, पुष्यभूति भी कहते हैं, बिल्कुल, पुष्यभूति भी कहते हैं, वर्धन भी कहते हैं। और इसके जो ग्रेट किंग जो थे हर्ष थे, और राजवर्धन जो थे हर्ष के बड़े भाई थे। और ग्रह बर्मन का विवाह जो था राजवर्धन हर्षवर्धन की एक बहन से हुआ था, ठीक है। तो ये बहन जो थी, और राजवर्धन हर्षवर्धन 3 भाई बहन हो गए। प्रभाकर वर्धन के बच्चे थे, ठीक है, एक लड़की थी और 2 लड़का, एक राजवर्धन बड़ा था, हर्षवर्धन छोटा था। हर्षवर्धन काफी कम आयु में शासक बन गया था, ठीक है। तो आई थिंक स्टोरी क्लियर हो गया, समझ गए, जी ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखोगे, जो इसका अंतिम शासक जो था जीवित गुप्त सेकेंड था। अब पहला शासक की बात करेंगे तो पहला शासक कौन था,
तो पहला शासक मगध गुप्त था, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, कृष्ण गुप्त था, ठीक है। तो कृष्ण गुप्त इसका फर्स्ट शासक, और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना जीवित गुप्त इसका लास्ट शासक, और परवर्ती गुप्त में अगर देखोगे तो आदित्य सेन की बात करेंगे तो सबसे शक्तिशाली था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है जिसका 725 के लगभग कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने वध कर दिया, अब मगध पर नियंत्रण कर लिया। बाणभट्ट का जन्म बिहार के औरंगाबाद के जिला हंसपुरा प्रखंड में हुआ था। तो औरंगाबाद के बाणभट्ट थे जो कि मतलब हर्ष के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था, कौन सा पुस्तक था? बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक लिखी कौन सी पुस्तक था? हर्षचरित, ठीक है। तो हर्षवर्धन का संबंध किनसे है? तो सॉरी, बाणभट्ट का संबंध किनसे है? हर्ष से है, ठीक है। ध्यान रखना, हर्ष ध्यान में रखना किस वंश के थे? तो वर्धन डायनेस्टी फिर पुष्यभूति वंश के शासक थे। ये बाणभट्ट का संबंध जो था बिहार के औरंगाबाद जिले से था, ठीक है। ये हर्षवर्धन जो था ध्यान में रखना है राजवर्धन का छोटा भाई था, और इसके समय में ध्यान में रखना है हुएनसोंग जो था बिहार का यात्रा भी किया था, ठीक है। तो हर्षवर्धन अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। तो क्लियर हो गया अच्छे से? एनी डाउट? जी क्लियर हो गया। ठीक है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। आई एम फेसिंग प्रॉब्लम टू ज्वाइन दिस लाइव सेशन, ठीक है। तो हो सकता है आपका नेटवर्क का इशू हो, और किसी लोगों के साथ इशू तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग लिख दीजिए से आपकी तरफ से इशू होगा, ठीक है। कोई ग्रुप में टाइप कर दीजिए, ठीक है। और ये भी लिख दीजिए से अगर आप इस सेशन को मिस करते हैं तो यू गॉट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो हम लोग बिहार में जो पढ़ेंगे, जिससे आपको आता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं पालकालीन बिहार, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम है? पालकालीन बिहार है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको आई थिंक डे 1 में ही पाला डायनेस्टी से आपको क्वेश्चन मिला है ना लिखने के लिए। क्या क्वेश्चन था? मतलब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पाला एंड बौद्धिज्म, ठीक है। मतलब बौद्धिज्म का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव था पाल कला के ऊपर, उसके बारे में आपको लिखना था, ठीक है। ये पाल शासक जो थे मुख्यतः आप देखोगे ये 8th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक मुख्यतः एक्टिव थे, ठीक है। जनरली 8वीं शताब्दी में, मतलब 8th सेंचुरी में, मतलब क्या हुआ, इन्होंने मतलब बिहार और बंगाल का जो इलाका जो है, ठीक है, आप इसमें उड़ीसा भी ऐड कर लो। डेट टाइम बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक ही था, पता है ना, बिहार बंगाल उड़ीसा सब एक था ना। यस सर। तो इन्हीं क्षेत्रों पे इन्होंने शासन किया था, ठीक है। ये जो होगा हर्षवर्धन के बाद, ठीक है, हर्षवर्धन के बाद, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन क्या नाम था उसका, पुलकेशिन द सेकेंड के द्वारा ये पराजित होते हैं। उसके बाद ये इलाका जो है ना, ये जो क्षेत्र जो है पूरी तरह से वैकेंट हो जाता है, ठीक है। तो वैकेंट हो जाता है तो कोई मतलब कोई किंग टेक ओवर करेगा, लेकिन कोई उस समय ऐसा नहीं था जो इसको टेक ओवर कर सके, ठीक है। तो कुछ लोग जो जाते हैं मिलते हैं हर्षवर्धन से, सॉरी क्या नाम है, गोपाल से। ये गोपाल एक ऐसा शासक था जिसको लोगों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। मतलब ये मतलब हेरिडेटरी की बात करेंगे तो ये कोई शासक नहीं था जिनके पूर्वज पहले से किंग रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये लोगों के द्वारा बनाया गया था। शानली वो आप बंद कर लीजिए, वो मत शेयर कीजिए स्क्रीन, ठीक है। तो ये लोगों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो क्या होता, 8वीं शताब्दी के मतलब अरबों के आक्रमण के उपरांत, ठीक है, अरब का आक्रमण हो जाता है ना शुरू 712 में, मोहम्मद बिन कासिम भारत का आक्रमण करता है ना। अरबों का पहला आक्रमण कब होता है भारत में? 711। 712 में सिंध के ऊपर आक्रमण होता है, 711-12। यस। उसके आक्रमण के उपरांत भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्रकाश में आई, ठीक है। एक थी गुजरात में एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल बिहार में पाल शासन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और ये पाल शासक तीनों आपस में लड़ेंगे। इस लड़ाई को क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है इस लड़ाई को, जो कि कन्नौज को लेकर होता है? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष, अब ट्रिपलेट भी कहते हैं ना। ये कौन को लड़ेंगे, एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में हुआ, ट्रिपलेट किसके किसके बीच में हुआ, तो क्या बताएंगे इसमें कौन कौन थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, और साथ में कौन थे? पाल। बिल्कुल, तो साथ में कौन थे? तो पाल शामिल थे। इसको आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हुए तीनों एक नया शक्ति बनकर निकलते हैं, ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कुछ समय के लिए राजनीतिक स्थिरता लाने का प्रयास किया, लेकिन वो ला नहीं पाते क्योंकि आफ्टर द हर्षवर्धन जो भी किंग जो थे बहुत अधिक वीक थे, और इसी वजह से आप देखोगे, ठीक है,
बिहार बंगाल उड़ीसा के संपूर्ण क्षेत्र में पूरी तरीके से अराजकता का माहौल बन गया। ठीक है, जहां पे मतलब बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं था, कोई गवर्नमेंट स्टेबल नहीं था। और हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के पश्चात 8वीं शताब्दी के मध्य पूर्वी बंगाल मतलब बिहार में, बंगाल में दैट टाइम पाल वंश का उदय हुआ, जिसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। तो ध्यान में रखना, ये इसमें बांग्लादेश भी इंक्लूड है। ठीक है, इसीलिए जब आप पाल कला वाला आंसर लिख रहे होंगे या फिर मेंस, तो उसमें एक जगह मिलेगा सोमपुरा। सोमपुरा महाविहार पढ़ा है ना आप में से? सोमपुरा महाविहार पढ़ा है ना? ठीक है, ये बांग्लादेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बांग्लादेश भी दैट टाइम का इंक्लूड है, इसको आप ध्यान में रखना है, इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, जो पहला जो शासक जो आते हैं गोपाल, ठीक है, गोपाल इज द फर्स्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। 750 में इस वंश की नींव रखी जाती है। 20 वर्षों तक 770 तक 70 तक गोपाल का ही आपको वंश आपको देखने को मिले। मुख्यतः ये जो वंश जो था, ठीक है, ये जो डायनेस्टी जो था, ये बौद्ध धर्म को पालन करने वाले थे, लेकिन ये धर्मांध नहीं थे। ठीक है, दे आर सेकुलर, सभी धर्मों की प्रधानता थी यहाँ पे, लेकिन मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्मों के ही अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन अन्य धर्मों को पूरी तरीके से हेट करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने की। अब मुंगेर इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो पाल की राजधानी कौन थी? कहां थी पालों की राजधानी? मुंगेर थी। आगे चल के चेंज होगा, लेकिन फिलहाल अभी मुंगेर ध्यान रखना। यहां से सेम टू सेम प्रश्न एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसने बौद्ध विहारों का विशेष रूप से क्या किया? संरक्षण दिया। और यहां से प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है, से बताओ 20 वर्षों का शासनकाल जो गोपाल था, इसने किस किस मठ तथा विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया? तो ध्यान रखें, उदंतपुरी। ठीक है, उदंतपुरी बिहार या फिर उदंतपुरी मठ कह लीजिए, वहां पे एक विश्वविद्यालय का भी निर्माण करवाया, एक मठ का भी निर्माण करवाया। इसको ध्यान में रखना है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उदंतपुरी कहाँ पे है? बिहार वतन पूरे बिहार नालंदा से में है। में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान में रखना, नालंदा उदंतपुरी, इसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये करवाया गया था। ठीक है, भूलेंगे नहीं इसको। उदयपुरी विश्वविद्यालय का सब प्रमुख विद्यार्थी कौन था? तो अतीश दिवंकर श्री ज्ञान। क्या नाम था इनका? अतीश दिवंकर श्री ज्ञान था। ठीक है, श्रीज्ञान। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विद्यार्थी जो था आगे चल के उदंतपुरी विश्वविद्यालय का छात्र था, लेकिन आगे चल के उस समय भारत का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो था उसका ये, ठीक है, प्रिंसिपल कह लीजिए, फिर चांसलर कहिए, सो बन गया। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के छात्र जो थे अतीश दिवंकर श्री ज्ञान, जो कि आगे चल के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य बन गए। ठीक है, तो यू शुड बी लर्न इट, इनका नाम। ये भारत का दूसरा या फिर भारत का, इसको देखिए, इसमें दो तरह का प्रश्न आता है। भारत का पहला भी लेता है, इसमें प्रश्न इसलिए चेंज हो जाता है कि एक जो था सो वो था विद हॉस्टल था, एक जो था सीधे विश्वविद्यालय था। तो विक्रमशिला आई थिंक पहला विश्वविद्यालय यही है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेंगे जो रहने के लिए हिसाब से अगर देखोगे तो नालंदा हो जाता है, क्योंकि वहां पे लोग रहते भी थे। ठीक है, तो विक्रमशिला ही पहला विश्वविद्यालय माना जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत नहीं में सॉरी, पूछेगा तो सर नालंदा लेंगे ना? और नालंदा भारत में नालंदा है, भारत में नालंदा है, तक्षशिला आई थिंक पहला है, नहीं सॉरी, ये पहला बात सही बोले। तक्षशिला है। व्यू से अगर मान लीजिए रहने की व्यू से पूछेगा तो वो ये होगा नालंदा। नालंदा Otherwise, होगा। ठीक है, विक्रमशिला ऐसे होगा। तक्षशिला, विक्रमशिला की तक्षशिला देख लेना कौन होगा, लेकिन नालंदा जो था तक्षशिला ना है। वहां पे लोग रहते भी थे। ठीक है, वहां पे लोग अरे रहते भी थे। ठीक है, भारत नहीं विश्व का पूछेगा तब वो होगा। तक्षशिला। उस समय तक्षशिला की बात करेंगे फिर विक्रमशिला की बात करेंगे, भारत ही वो है। सब भारत में ही ठीक है, था ना, उस समय तक्षशिला भारत भी तो भारत पाकिस्तान में ही नहीं था था। उससे। मैं बस यहाँ पे दो चीज आपको बता रहा हूँ, तक्षशिला जो थी या फिर विक्रमशिला थी, वहां पे लोग रहते नहीं थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे 10,000 छात्र जो थे उनके रहने की व्यवस्था थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, जी तो वही पहला सब। जो आवासीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे विश्व का, तो नालंदा विश्वविद्यालय ही था। अब विश्व का पहला यूनिवर्सिटी आई थिंक उसके आंसर तक्षशिला लेता है, एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं धर्मपाल। माइक बंद कीजिए, बातचीत हो रही कहीं पे। ठीक है, धर्मपाल जो था दूसरा प्रमुख शासक था। ठीक है, 770 से लेके 810 ईस्वी तक ध्यान में रखना, इसने रूल किया। ठीक है, इसका नाम धर्मपाल था। ठीक है, गोपाल का पुत्र था और 40 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, और ये इससे प्रश्न ये पूछता है, त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था, जो कि 3 दलों के बीच में था, जैसे पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे, और एक कौन थे?
एक कौन थे? पाल शासक यही राष्ट्रकूट गोपाल राष्ट्रकूट, गुर्जर ठीक है। प्रतिहार राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे और पाल थे, ठीक है। तो पाल थे। पाल की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में जो सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था वो धर्मपाल ही था। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कौन सा पाल शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया तो क्या बताएंगे? धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और ये भी बौद्ध धर्म को पालन करने वाला था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और धर्मपाल ने क्या किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो गोपाल ने उदंतपुरी और विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने धर्मपाल है, ठीक है। धर्मपाल उदंतपुरी आपका बिहार शरीफ में है और विक्रमशिला आपको कहाँ पे है तो क्या बताएंगे? तो ये आपको नालंदा में है, ठीक है। भागलपुर नालंदा में नालंदा ठीक है, सॉरी नालंदा में है, ठीक है। सॉरी भागलपुर विक्रमशिला भागलपुर में, मिस्टेक विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है। और नालंदा भागलपुर में है। विश्वविद्यालय की स्थापना जो था कुमार गुप्त ने करवाया था, जो कि पहले हो चुका था। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी बौद्धिज्म से संबंधित है, तो इन्होंने उसको सपोर्ट के लिए 200 गांव दान में देते। यह भी पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के भरण पोषण के लिए, ठीक है, किस पाल शासक ने 200 गांव दान स्वरूप प्रदान किए थे? तो किसने दिए थे? धर्मपाल ने दिए थे, ठीक है। धर्मपाल ने। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। नंदा विश्वविद्यालय का और उदंतपुरी दूसरा आवासीय विद्यालय और महाविहार। तो यही मैं कह रहा था, नंदा विश्वविद्यालय जो है विश्व का पहला आवासीय विद्यालय और दूसरा जो है उदंतपुरी है, ठीक है। ध्यान में रखना, उदंतपुरी का निर्माण किसने करवाया था? तो क्या बताओगे? गोपाल गोपाल ने, ठीक है। गोपाल ने। नालंदा विश्वविद्यालय जहां राजकीय प्रभुत्व से मुक्त थी, मतलब इसमें किसी भी स्टेट स्पॉन्सर नहीं था, ये ध्यान में रखना। इनका सब कुछ अपना था, यहाँ तक इनका क्वाइन वगैरह भी चलता था, ठीक है। मतलब इस पे राज्य का प्रभुत्व नहीं था, ठीक है। सब कुछ इनका अपना था, टैक्स वगैरह सब कुछ ये लोग लेते थे। जो वही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मुख्य अधिकारी कौन होता था? राजा होता था, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग था, ये फ्री था, ठीक है। जिसके कारण विक्रमशिला का कार्य राज्य देश से संचालित होता था, पर राजा के आदेश से मतलब विक्रमशिला का कार्य संचालित होता है, ठीक है। इसीलिए विक्रमशिला को राजकीय विश्वविद्यालय माना गया, ठीक है। विक्रमशिला के फाउंडर के कौन थे? किन्होंने इनकी स्थापना करवाई थी? तो क्या बताएंगे? धर्मपाल धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में नालंदा विश्वविद्यालय ऑटोनोमस था। हाँ बिल्कुल, ऑटोनोमस बॉडी था, बिल्कुल। धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है। इसकी राज्य भाषा में प्रसिद्ध लेखक जो थे हरिभद्र थे। तो हरिभद्र जो थे, ध्यान में रखना है, ये राज्य भाषा प्रसिद्ध बौद्ध लेखक थे, ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पे थे? तो धर्मपाल के दरबार में, ठीक है। गुजराती कवि सोढल साहब की माने तो धर्मपाल को उत्तरापद की स्वामी कहा, क्योंकि कुछ समय तक इन्होंने कन्नौज पे शासन भी किया था, ठीक है। जो कन्नौज पे शासन जो करता था उनको उत्तरापद का स्वामी माना जाता था। ऐसे उत्तरापद का स्वामी हर्षवर्धन को कहा गया है, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था। कुछ समय तक कन्नौज पे इन्होंने शासन भी किया था, इसलिए उत्तरापद का स्वामी भी इनको कहा जाता है। और ये किसने कहा? तो ध्यान में रखेंगे, क्या बताएंगे, क्या नाम था इनका? सोढल ने, ठीक है। हाँ, तो आप धर्मपाल से प्रश्न क्या क्या पूछता है वो बता देंगे। फर्स्ट किंग हु पार्टिसिपेट इन ट्रिपलेट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। शासनकाल कब से कब रहेगा? 770 में, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में 200 गांव दिए थे जहां से टैक्स जनरेट होती थी, और नालंदा विश्वविद्यालय को फंड खुद ये जनरेट करते थे, इसीलिए स्टेट स्पॉन्सर नहीं था, ऑटोनोमस बॉडी था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे, पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जो कि आवासीय था, लोग वहां पे रहते थे। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न आपको पूछता है। उसके बाद जो शासक जो आता है देवपाल, तो देवपाल की बात करेंगे तो देवपाल, वैसे अगर पूरे पाल साम्राज्य की राजधानी जो थी, ठीक है, अगर ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादातर समय तक मुंगेर ही रही थी, देवपाल के टाइम पे मुंगेर ही थी, ठीक है। देवपाल ने क्या किया, थोड़ा सा अपने साम्राज्य को एक्सटेंशन करेगा, विस्तारवादी नीति का पालन करेगा। उसने प्राग ज्योतिषपुर जो कि पूर्वोत्तर में पड़ता था, ये कामरूप, ये असम का जो पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रयाग ज्योतिषपुर जो की बात करेंगे, कामरूप असम का पुराना नाम है, ध्यान में रखना है। वहां तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया, उत्तर में नेपाल तक ले गया, पूरब में इसने सागर तट तक ले गया, ओडिशा तक ले गया। इसने अपने साम्राज्य का मतलब क्या किया, सत्ता का विस्तार खूब किया। एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है, एक विदेशी यात्री जो था सुलेमान था, अरब से आया था, कहां से आया था? अरब से आया था। तो सुलेमान जो था किसके शासन काल में पाल साम्राज्य की यात्रा की?
ठीक है, या फिर देवपाल। पूछा जाता है देवपाल, या फिर ऐसा भी पूछेंगे देवपाल के शासन काल में वो कौन सा अरबी यात्री था जिसने यात्रा की थी? तो सुलेमान नाम था। क्या नाम था? सुलेमान। ठीक सुलेमान। है, तो सुलेमान एक ऐसा विदेशी यात्री है, उसने क्या किया, पाल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी ये देते हैं। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। विद्वानों की इन्होंने एक बात अगर माने, किरथर और क्या क्या नाम था, किरथर उसको पार किया था, इसका मॉडर्न हिस्ट्री में शायद पढ़े थे सुलेमान अरे को। किरथा सुलेमान पर्वत का नाम है, ठीक है, ये आदमी का नाम है। किरथा सुलेमान पहाड़ी भी है नहीं उधर। नहीं, वो तो उसको पार पहाड़ी है किया था सर, पाकिस्तान के साइड में। वो नहीं बोल हाँ। रहे हैं। पार क्या? करके आया था युद्ध के लिए। अच्छा, ठीक। विद्वानों के अनुसार देवपाल ने उदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ पड़ता था, के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है, कबूतर किनके यहाँ है भाई? ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? उदंतपुरी में देवपाल। देवपाल ने। उदंतपुरी महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल। गोपाल ने। ठीक है, तो ध्यान में रखना, अगर बौद्ध मठ अगर पूछेगा तो ध्यान तो रखना देवपाल। कौन करवाएंगे? देवपाल। ठीक है, लेकिन महाविहार अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? गोपाल। गोपाल। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न जो है बीपीएससी का फेवरेट है और खूब पूछता है। ठीक है, देवपाल भी बौद्ध धर्म का पालन करने वाला था। तो इंडोनेशिया के शासक, आधुनिक इंडोनेशिया डेट टाइम का जावा, ठीक है, वहां का शासक जो था जिनका नाम था बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव ने के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दे दिए थे। ठीक है, तो जावा का एक शासक था बालपुत्र देव, उसने क्या किया, नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। तो उसने करा तो दिया, लेकिन जाहिर सी बात है भाई, बिहार का निर्माण कराएंगे तो बिहार क्या होता था, जहां पे बौद्ध जो संत जो थे वो रुकते थे, वहां पे रहते थे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है खर्चे भी तो होने चाहिए ना। तो 5 गांव से जो टैक्स जो जनरेट होता था वो डायरेक्ट मतलब नालंदा में एक बौद्ध विहार के पास में चला जाता था। ऐसा अनुरोध जो था जावा के शासक बालपुत्र देव ने किससे किया था? तो क्या बताएंगे? देवपाल से। ठीक है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। ठीक है, देवपाल भी मतलब क्या था, तो ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाला है। उस उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज ध्यान में रखें, यही प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, सुलेमान वाला बालपुत्र देव ने किससे अनुरोध किया था? देवपाल से अनुरोध किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, मुंगेर राजधानी तो कॉमन रहेगा। ठीक है, एक मैं चीज आपको बता देता हूँ, एक यहाँ पे जो ना एक चित्रकार थे, सॉरी मूर्तिकार थे, वो मूर्तिकार का नाम था धीमन और बिठपाल। ठीक है, धीमन एवं बिठपाल, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंगेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? मुंगेर के रहने वाले थे। धीमन और बिठपाल जो थे पिता और पुत्र थे। ठीक है, ये दोनों कौन थे? ये पिता और पुत्र थे। ठीक है, ये दोनों जो थे ना मूर्तिकार थे, बड़े बेहतर मूर्तिकार थे, मतलब इनके सामने उस समय का कोई नहीं था। वो भी ना इसको एक प्रकार का मूर्ति बनाने में इनको स्पेशलिस्ट थी। ठीक है, ये क्या बनाते? कांसे की प्रतिमा बनाते थे। कैसा? कांस्य प्रतिमा बनाते थे, वो भी सांचेदार। सांचेदार मतलब क्या होता है? एक होता है ना मूर्ति बनाने के लिए, आप देखोगे कहीं पर एक फर्मा होता है। ठीक है, उसमें मटेरियल को डालिए, खुद ब खुद मूर्ति का खुद ब खुद रूप ले लेता है। ठीक है, मूर्ति बनते हुए आपने देखा है। तो वो सांचेदार यस। कांसे के प्रतिमा बनाने के लिए प्रसिद्ध थे धीमन और पिटवाल, जिनका संबंध पाल काल से है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ध्यान में रखना, मुंगेर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके मुंगेर के रहने वाले थे। ठीक है, इसको आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट है इसे। ठीक है, तो धीमन और बिटपाल क्या है? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार है, इसको आप ध्यान में रखना। आप चलते हैं महिपाल प्रथम। ठीक है, महिपाल प्रथम की बात करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, क्योंकि पाल वंश बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ से चला गया था, लेकिन इस व्यक्ति ने संभाल लिया था, क्योंकि आफ्टर द देवपाल, ठीक है, पाल वंश का डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे 1988 में महिपाल शासक बना, जिसने पाल वंश का क्या, तो सेकेंड फाउंडर कहते हैं, दूसरा संस्थापक कहते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न यहां से पूछता है, ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस लाइन को ही आपको ध्यान में रखना है। इनके समय में क्या होता है, बौद्धिज्म का प्रचार जो होता है भारत से बाहर शुरू होता है। अब बौद्धिज्म जो होता है ना, भारत से निकल के तिब्बत की ओर जाता है। कहां पे जाता है? तिब्बत की ओर जाता है। अभी भी आप तिब्बत में जाओगे तो वहां पे बौद्धिज्म जो है मेन रिलीजन है। ठीक है, अभी भी आप तिब्बत में जाओगे तो बहुत सारा मठ वगैरह आपको मिल जाएगा, फेस्टिवल वगैरह खूब मनाते, हेमिस वगैरह खूब वहां पे होता है ना, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख तिब्बत के क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो पाल शासकों के समय शांता रक्षित, ठीक है, शांत रक्षित अतीश दिमंकर नामक बौद्ध विद्वानों ने
तिब्बत की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की? तिब्बत की यात्रा की, ठीक है। ये ये तिब्बत तो जाती है स्टूडेंट था। इतिहास में। हाँ, ध्यान में रखना, ये तिब्बत आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तिब्बत से बौद्धिज्म कहाँ निकलेगा? चीन निकलेगा। और चीन से बौद्धिज्म कहाँ पे चला जाएगा? जापान चला जाएगा, ठीक है। तिब्बत से चीन गया, चीन से कहाँ चला गया? जापान चला गया। तो जापान। कहीं ना कहीं यहाँ पे बौद्धिज्म का एक्सटेंशन जो था से ड्यूरिंग द पाला इंपायर मतलब खूब हुआ था, ठीक है। जब शांता रक्षित और आतिश दीपंकर जो थे दोनों जब वहां पे तिब्बत गए, तो तिब्बत से भी एक बौद्ध विद्वान जो भारत की यात्रा की, जिनका नाम था धर्म स्वामी ने, ठीक है। तो धर्म स्वामी नामक ये एक बौद्ध यात्री थे, इन्होंने भारत की यात्रा किया था, ये विद्वान थे। और किसके समय किया था तो ध्यान में रखना है, तो ये महिपाल के समय में, ठीक है। महिपाल के कहां से आए थे? तो ये तिब्बत से आए थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो विक्रमशिला हाँ, विक्रमशिला, विद्यालय। बिल्कुल बिल्कुल वहां के स्टूडेंट ही थे, आतिश दीपंकर और शांता रक्षित जो थे वो विरार से, मतलब वहीं के स्टूडेंट। ऊपर में पढ़ाया भी तो ना, ठीक है। क्या पढ़ाया था ऊपर में? पढ़ाया ना। औदंतपुरी विश्वविद्यालय का ये आतिश छात्र था। दीपंकर और श्री ये ज्ञान जो था, ध्यान में रखना है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का प्राचार्य बनाया गया, प्रिंसिपल साहब थे। लेकिन उदंतपुरी विश्वविद्यालय के ये छात्र थे, उदंतपुरी के छात्र थे। और आगे चल के विक्रमशिला का प्रिंसिपल बनाए गए, ठीक है। मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट था प्राचार्य। इनके पास, लेकिन आगे प्राचार्य कह सकते हैं, ठीक है। और बाद में इनको कहाँ भेजा गया? कहाँ भेजा गया? तो इनको तिब्बत। तिब्बत भेजा गया। जब तिब्बत गए तिब्बत। तो भाई रिलीजन का आदान प्रदान हुआ, तो वहां से भी एक बौद्ध विद्वान जो थे भारत है, जिनका नाम क्या था? धर्म स्वामी था। अब यहाँ पे इसी दौरान आप देखोगे, ठीक है, इसी दौरान आप देखोगे तो साउथ इंडिया में एक नया वंश मतलब निकल कर आया था, जिसको बोलते थे चोला एम्पायर, ठीक है। चोला, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे अब बहुत पहले पढ़ोगे, संगम में भी आप पढ़ोगे, जिनका संबंध बिहार से नहीं है। संगम जो हुआ था, ध्यान में रखना, वो मैं पढ़ाऊंगा। उस समय चोल, चेल, पांडे थे, लेकिन ये चोल जो है ये मध्यकालीन चोर है, ठीक है। क्या है? चोर चोर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। मध्यकालीन चोल, चोल। ठीक है, नॉट चोर, ठीक है। ये मध्यकालीन चोल है, ठीक है। अब वो जो चोल, चेल, पांडे जो पढ़ते जिसमें संगम हुआ था, वो आपका क्या है? क्या बोलेंगे उसको? एनिसेंट, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? प्राचीन। प्राचीन काल का है, ठीक है। तो वो हमको पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बिहार के संदर्भ में नहीं है। लेकिन बिहार के संदर्भ में इंपॉर्टेंट क्या आता है ना, इनकी लड़ाई हो जाती है राजेंद्र चोल के साथ, ठीक है। महिपाल प्रथम की लड़ाई किसके साथ होती है? राजेंद्र चोल के राजेंद्र साथ। चोल। ये राजेंद्र चोल बहुत शक्तिशाली शासक था। इसने न अपूती भारत को में बहुत साउथ में एक्सटेंशन किया, इसने श्रीलंका तक पहुंच गया था, ठीक है। इसने श्रीलंका को भी इसने जीत लिया था, ठीक है। तो मतलब इनका नेवी इतना बढ़िया था, जिसने श्रीलंका तक अपनी पटाखा जो थी फहरा दी थी, ठीक है। तो इनकी लड़ाई होती महापाल प्रथम के साथ। इस लड़ाई में क्या होता, महिपाल की काफी पराजय होती है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसमें बाद में चल के महिपाल की मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ पाल वंश का बिहार में पतन हो गया, ठीक है। राजेंद्र चोल मैंने इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने पूरे बंगाल को जीत लिया था। इन्होंने एक उपाधि धारण की थी, गंगाई, बिल्कुल, गंगाई कर्नाटक। कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। गंगाई मतलब क्या होता है? गंगा, यस। ठीक है। गंगाई का मतलब क्या होता है? गंगा। कोंड का मतलब क्या होता है? जीतने वाला, ठीक है। तो कोंड जहां पर भी लगा रहेगा ना, बतापी कोंड, गंगाई कोंड, डेट मीन्स तो उसका विजेता। ये आंध्र प्रदेश में, मतलब उस समय का जो तेलुगु भाषी शब्द है, ये कोंड जहां पे लग गया उसको जीतने वाला, गंगा को जीतने वाला। अब गंगा को भाई कैसे जीतेगा? तो ये शासक कहाँ पे था? ये अब पाला डायनेस्टी आप गंगा। देखोगे तो कहाँ बिहार बंगाल ये के सब। आसपास रूल करती थी, जी जी। गंगा सब वाला गंगा इलाका के। में था। तो इसने गंगा अपने के मैदान में। नाम के आगे लगाने से मैंने गंगा को जीत लिया, ठीक है। और इसने क्या किया था, महिपाल प्रथम को हराया, थोड़ा सा गंगा पानी, गंगा को लाकर, थोड़ा सा गंगा मतलब नहीं होता, किसी में लाया होगा लोटा वगैरह में, कमंडल वगैरह जो भी इसको लाया होगा, और अपने यहाँ मतलब क्या करता है, एक झील में डाल देता है, वहां पे एक शहर का निर्माण करवा देता है। और उसी का शहर का नाम जो था गंगाई कोंड के नाम से उस शहर को मतलब स्थापित करता है, ठीक है, अपने इधर, ठीक है। तो इसने गंगाई संसद में चोल, जो सियोल है वो भी तो शायद चोल वंश से लिया गया है ना। हाँ वो भी चोल वंश से लिया गया, लेकिन इसका यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वो सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है, चोला डायनेस्टी से उसको भी लिया गया, बिल्कुल वो ठीक है। तो महिपाल प्रथम के क्या होता है? देहांत होता है, और उसके बाद मतलब क्या होता है, चोला डायनेस्टी का क्या होता है? आपको डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, दया भाग के रचनाकार जो, जिसका नाम है जीमूत वाहन, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दया भाग का मतलब लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे? जीमूत वाहन है, ठीक है। जी मुतवा। जीमूत वाहन को पाल शासकों के क्या था? संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है,
तारानाथ ने संध्याकर नंदी द्वारा रचित रामपाल चरित, ये रामपाल चरित जो है ध्यान में किताब का नाम है, ठीक है। लेखक कौन है इसका? संध्याकर नंदी, ठीक है। तो ध्यान में रखना है संध्याकर नंदी द्वारा रचित किताब है रामपाल चरित, इसको ध्यान में रखना है। तो तारानाथ साहब का मानना है से भाई साहब रामपाल जो थे इस वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। किसके? ये पाल तारानाथ के। तिब्बती लेखक है ना? यह भी तारानाथ तिब्बती लेखक है, बिल्कुल ठीक है। जी। तारानाथ तिब्बती लेखक जिसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछता है, तो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो रामपाल चरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी, समझ गए। जीमूत वाहन के लेखक कौन है? दया सॉरी, दयाभाग के रचनाकार कौन है? जीमूत वाहन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आतिश दिवाकर और शांत तखी जो थे तिब्बत गए, तो तिब्बत से वापस कौन आया भारत में? धर्म स्वामी। बिल्कुल ठीक है। किसके आक्रमण के बाद मतलब पाल वंश कमजोर पड़ गया, तो क्या बताएंगे? राजेंद्र चोल। बिल्कुल। गंगाईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी, जो कि मैंने कहानी बताया? तो राजेंद्र चोल, ठीक है। गंगाईकोंड का मतलब क्या होता है? गंगा को जीतने वाला, गंगा को जीतने वाला, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आप पूछेंगे महिपाल प्रथम को क्या बोलते हैं, तो सेकंड फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, ठीक है, पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, यही प्रश्न आपसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। अब जो है बिहार के प्रमुख क्षेत्रीय राजवंश, ठीक है। तो क्षेत्रीय राजवंश वाला टॉपिक जो है ना, इसमें मिथिला के कर्नाट जो है आपके प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मेंस तो नहीं लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब पूछा जाता है। मिथिला के कर्नाट को बिहार का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, मतलब गोल्डन पीरियड ऑफ बिहार। तो मिथिला के कर्नाट वंश को बिहार का क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग माना जाता है। तो कल के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हैं, ठीक है।